वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन लाभ उठाते रहिए। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज़ है इंडिकेट तो करती है प्रीलिम्स 2020 को, लेकिन इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन आती हैं बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो उसी में से आपके बहुत सारे प्रश्न जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं हल हो जाएंगे। बस बशर्ते आप क्या करें, उसको या तो लिखने की प्रैक्टिस करें पॉज करके वीडियो को, या फिर यदि मैं तीव्र गति से पढ़ के निकल जाता हूँ तो कम से कम आप पॉज करके उसको अच्छे से पढ़ें 1 से 2 बार। इंपॉर्टेंट है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉकडाउन का जो है लाभ उठाते रहिए। अब 31 मई को एग्ज़ाम नहीं होगा, यह तय हो गया है। और अगली जो डेट आएगी एग्ज़ाम की वो 20 मई को यूपीएससी डिसाइड करेगा और 30 दिन पहले बता दी जाएगी। अगर एग्ज़ाम 20 जून को होता है तो 20 मई को बता दिया जाएगा। अगर जून के किसी और डेट में होता है या फिर किसी और महीने में जाता है तब भी बता दिया जाएगा 30 दिन पहले, क्योंकि यूपीएससी का जो एडमिट कार्ड है वो 30 दिन पहले रिलीज़ करते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि पीसीएस की तरह 10 से 11 दिन पहले रिलीज़ करते हैं। तो 30 दिन का समय दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है आपका समय। यदि आप हाथ पे हाथ धर कर बैठ गए तो जितना भी अभी तक रिवीजन किया सब पानी हो जाएगा। इसलिए हर दिन पढ़ते रहना, इग्नोर मत करना, कम से कम टेस्ट तो पढ़ ही लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं पर्यावरण, जैविक विविधता और उससे संबंधित कानून पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो किसी भी वन्य भूमि को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने से पहले राज्यों को वन्य जीव बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, और वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह जैव विविधता एवं प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क और अभयारण्य घोषित कर सकती है। नेशनल पार्क या अभयारण्य घोषित कर सकती है। देखिए, पहला वाला गलत है क्योंकि वन्य जीव बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता है। और दूसरा करेक्ट है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। फर्स्ट को एलिमिनेट कर दीजिए। तो राज्य सरकारें किसी ऐसे वन क्षेत्र तथा उसमें जलीय क्षेत्र जो जंतुओं, वनस्पतियों तथा भू आकृति आदि की दृष्टि से प्राकृतिक महत्व रखता हो को चिन्हित करती है तथा इसके बाद एक अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क मतलब नेशनल पार्क या फिर अभयारण्य घोषित कर देती है। इस क्षेत्र पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सभी नियम लागू होते हैं। वन्यजीव क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों वे अभयारण्य घोषित करने से पहले वन्यजीव बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक है भाई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने कि कौन सा इनमें सही है। नेशनल पार्क एवं अभयारण्य के लिए संरक्षित किए गए क्षेत्र की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेशनल पार्क एवं अभयारण्य के लिए संरक्षित क्षेत्र की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अब ये दोनों कुछ एक जैसा लग रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। अब इसमें से एक तो करेक्ट होगा ही होगा और एक गलत होगा, तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता। कुछ परसेंट में ये भी हो सकता है, ना तो एक ना ही दो, लेकिन अधिकतर जो संभावना है वो इनमें से है। इनमें से केवल एक सही है। तो देखिए, नेशनल पार्क एवं अभयारण्य के लिए संरक्षित क्षेत्र की घोषणा राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो केवल 2 यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए, नेशनल पार्क एवं अभयारण्य के लिए संरक्षित किए गए क्षेत्र की घोषणा राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह किसी क्षेत्र को जैविक विविधता एवं प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानती है तो उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क या फिर अभयारण्य घोषित कर सकती है। इसलिए दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओलिव रिडले टर्टल के कछुए प्रजनन एवं नेस्टिंग के लिए ज़्यादातर भारत के किस समुद्री संरक्षित क्षेत्र में प्रवास करते हैं? इस प्रश्न पर हमने कभी चर्चा की होगी, मतलब इस टॉपिक पर। ओलिव रिडले टर्टल जो हैं वो वुलनरेबल हैं, IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त नहीं हैं, और ये पाए जाते हैं कहाँ पर? गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पर है ये? ओडिशा। तो देखिए, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा का पहला एवं इकलौता समुद्री अभयारण्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कछुओं की अनेक विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें ओलिव रिडले टर्टल ज़्यादा प्रवास करते हैं। यह ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन एवं नेस्टिंग के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्र तट है। दुनिया का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिक संवेदनशील जोन संरक्षित क्षेत्र के आसपास के वे क्षेत्र हैं जो
राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य क्षेत्र में विकास कार्यक्रम से नष्ट हो रही जैव विविधता को बचाने हेतु बनाए गए हैं। और पारिस्थितिक संवेदनशील जोन संरक्षित क्षेत्र में शार्क एब्जॉर्बर का कार्य करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और ए और बी दोनों। तो देखिए, पारिस्थितिक संवेदनशील जोन संरक्षित क्षेत्र के आसपास के वे क्षेत्र हैं जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों से नष्ट हो रही बायोडायवर्सिटी को बचाने हेतु बनाया गया है। भारत का पहला पारिस्थितिक संवेदनशील जोन तमिलनाडु के तिरुनेवेली क्षेत्र में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, बताने की कौन सा करेक्ट है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के बाद किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा अधिकारित क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य व संरक्षण आगार के अंतर्गत शामिल नहीं है, राज्य सरकार उसे जीव जंतुओं व समुदाय के संरक्षण हेतु समुदाय आगार घोषित कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। समुदाय आगार घोषित करने का उद्देश्य जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ परंपराओं तथा सांस्कृतिक मूल्यों का भी संरक्षण करना है। क्या? बिल्कुल है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के बाद किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा आधिकारिक क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य व संरक्षण आगार के अंतर्गत शामिल नहीं है, राज्य सरकार उसे क्या कर सकती है? जीव जंतु व समुदाय के संरक्षण हेतु समुदाय आगार घोषित कर सकती है। और समुदाय आगार घोषित करने का उद्देश्य क्या है? जीव जंतु एवं वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ मानव की परंपराएं एवं सांस्कृतिक मूल्यों का भी संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है एक बार फिर से, और इस बार बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। मानव एवं आरक्षित जैव मंडल कार्यक्रम मानव एवं आरक्षित जैव मंडल कार्यक्रम 1971 में यूनेस्को द्वारा किया गया। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक नेटवर्क है जिसका उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के बीच के संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। बिल्कुल देखिए, मानव एवं आरक्षित जैव मंडल कार्यक्रम MAV 1971 में यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया था। करेक्ट है। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है, मतलब कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है? मानव एवं पर्यावरण के बीच के संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक बेस तैयार करना। तो बिल्कुल दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अब गलत पूछा है, गलत तो इसमें कोई है नहीं, तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सही हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है। मानव एवं आरक्षित जैव मंडल कार्यक्रम MAV 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया, इसलिए पहला वाला करेक्ट है। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है? मानव एवं पर्यावरण के बीच के संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना, दूसरा भी सही है। और MAV का कार्य मानव एवं प्रकृति द्वारा आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तन के कारण मानव एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मतलब सुमेल है, और आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो ये तो आसान से लग रहा है ना, 50 बार आपने सुना होगा। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर? असम असम असम। तो ये तो करेक्ट हो गया सी। दुधवा टाइगर रिजर्व सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में। कान्हा मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। नामदफा बताइए कहाँ पर है? नामदफा नागालैंड में नहीं है, फिर कहाँ पर है? त्रिपुरा में क्या? त्रिपुरा में भी नहीं है। असम में है, उसमें भी नहीं है। कहाँ पर है फिर? AP, मतलब आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। फोर्थ वाला इनकरेक्ट है, तो कर दो एलिमिनेट। तो केवल 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, 1 2 3 सी। तो देखिए, केवल 4 यहाँ पर गलत है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, मानस टाइगर रिजर्व असम, और नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल का प्रदेश, न कि नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैव मंडल आगार की संरचना के संदर्भ में कौन सा सही है? तो बफर क्षेत्र के अंतर्गत शोध, प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ कृषि भूमि, जंगल, मत्स्य पालन भी शामिल है। क्रोड क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं। देखिए, क्रोड क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो देखिए बफर क्षेत्र क्रोड क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है। बफर क्षेत्र क्रोड क्षेत्र के चार, जैसे ये क्रोड क्षेत्र हो गया, फिर ये भी दूसरा वाला बफर क्षेत्र हो गया, फिर ये ट्रांजिशन हो गया, ट्रांजिशन जिसको संकरण क्षेत्र बोलते हैं। तो संकरण क्षेत्र, उसके नीचे बफर क्षेत्र और बीच में क्रोड क्षेत्र। तो देखिए बफर क्षेत्र क्रोड क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतः नियंत्रित व अविध्वंसक हों। बफर क्षेत्र का उपयोग अनुसंधान या शोध, परंपरागत उपयोग, पुनर्वास आदि के लिए किया जाता है। बफर क्षेत्र के अंतर्गत शोध, प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ कृषि करने की भूमि, जंगल, मत्स्य पालन आदि को भी शामिल किया जाता है। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि बफर क्षेत्र में किस किस की अनुमति होती है, तो इन सब की होती है। इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश क्रोड क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा एवं संकर्ण क्षेत्र की तुलना में कम होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्रोड क्षेत्र सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र है जो परिदृश्य, पारिस्थितिक तंत्र, प्रजाति और आनुवंशिक विविधता के संरक्षण में योगदान देता है। क्रोड क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी की भी अनुमति नहीं होती है। तो सरकार में चले जाइए या फिर मतलब पॉलिटिशियन बन जाइए या फिर सरकारी नौकरी ले लीजिए अगर क्रोड क्षेत्र घूमना है तो आपको। अब है क्वेश्चन, वो भी उससे संबंधित वन विभाग से। चलिए नवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो भारत में जैव मंडल आगार कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया और भारतीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम का जैव मंडल आगार के स्थानिक आवासों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन की गुणवत्ता सुधार से संबंध नहीं है। इसके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क तैयार किया जाता है। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम के अंतर्गत। राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम का लक्ष्य पहले से स्थापित किए गए संरक्षित क्षेत्र के अंदर जीव संसाधनों एवं उनके आधारभूत पारितंत्र को अधिक संरक्षण प्रदान करना है। कौन सा एक गलत है? तो लग रहा होगा कुछ हल्का हल्का आपका दिमाग रुका होगा वहाँ पर। देखिए भारतीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम का जैव मंडल आगार के स्थानिक आवासों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन की गुणवत्ता सुधार में संबंध है। तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट कि नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए भारतीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान को पारंपरिक संरक्षण, ज्ञान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण से जोड़ता है और जैव मंडल आगार के प्रबंधन को बेहतर बनाकर उनका संरक्षण एवं सतत उपयोग करता है। यह स्थानिक आवासों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाकर इस क्षेत्र विशेष में संरक्षण हेतु उनको प्रतिभागी बनाता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ये गलत है कि गुणवत्ता नहीं सुधारता। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट क्षेत्र कब कहा जाएगा, बताइए। मान लीजिए कोई पर्यावरण क्षेत्र है, उसको हॉटस्पॉट क्षेत्र की श्रेणी में लाना है, तो कैसे हॉटस्पॉट की क्षेत्र की श्रेणी में आ सकता है वो? देखिए उस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय प्रजातियों पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए और उस क्षेत्र का 70% से अधिक मूल आवास नष्ट हो चुका हो, इसलिए वो हॉटस्पॉट में आ सकता है। बिल्कुल 70% से अधिक मूल आवास नष्ट हो चुका हो, 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियों, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक प्रश्न पूछा था इससे रिलेटेड कि वन्य मतलब जो मैंग्रोव वन है वहाँ पर उसके पौधे होने चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत है वाला स्टेटमेंट कि मैंग्रोव वन चाहिए, वो उसको इंडिकेट कर रहा है, गलत है वो। तो देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैविक विविधता की प्रचुरता के साथ स्थानिक प्रजातियों की भी प्रचुरता पाई जाती है। और हॉटस्पॉट की जो संकल्पना है वो इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आती है। प्रश्न अलग से पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट बनाकर कि हॉटस्पॉट किस में आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं, एक्स सीटू, दो प्रकार के होते हैं ना। तो हॉटस्पॉट कंजर्वेशन जो है वो इन सीटू, हॉटस्पॉट की संकल्पना इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा इसको। विश्व के जिन क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है वे क्षेत्र अत्यधिक हॉटस्पॉट मतलब हॉटेस्ट हॉटस्पॉट कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, विश्व के जिन क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है वे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट कहलाते हैं। और किसी क्षेत्र या रीजन को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करने के जो मानदंड है वो क्या क्या हैं?
हॉटस्पॉट क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए और उस क्षेत्र का 70% से अधिक मूल नष्ट हो गया हो, तभी तो कहलाएगा वो हॉटस्पॉट। ठीक है, चलिए 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। किसी टेस्ट को इग्नोर ना करें, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में कहीं पर भी टकरा सकता है।